सबसे पहला समझ लो क्या है इकोनॉमिक सिस्टम, किसको बोलते हैं सर? इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जहां पे हर देश का कोई प्रॉब्लम होता है ना, सेंट्रल प्रॉब्लम, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस फॉर, ये क्लास 11 में पढ़ा था ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी कंट्री का ये जो 3 प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? पहला प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम सर फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब सर क्या बनाना है, यानी कंज्यूमर गुड्स बनाना या फिर कैपिटल। दूसरा क्या बोला सर? हाउ मतलब होता है सर लेबर इंटेंसिव यूज करे या फिर, और फॉर होम टू प्रोड्यूस अल्टीमेटली सोसाइटी का कौन सा सेक्शन वो तुम्हारा गुड्स कंज्यूम करने वाला है। ये 3 सवाल, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ और फॉर होम। व्हाट में कंज्यूमर या कैपिटल गुड्स, होम मतलब, हाउ मतलब लेबर इंटेंसिव या, और फॉर होम टू प्रोड्यूस विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज गोइंग टू प्रोड्यूस दैट, इज टू कंज्यूम दैट गुड्स। सोसाइटी का कौन सा सेक्शन वो गुड्स को कंज्यूम करने वाला। अब याद रखना 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होता है। तो पहला क्या है सर? कैपिटलिस्ट, जब जहां पे सर सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करता है सर? जहां पे सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन करता है सर? प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं। कौन करता है सर? ये उतना एनसीईआरटी में नहीं है बट जितना है मैं बेसिक समझा दे रहा हूं क्योंकि बुक में तो है। ठीक है, तो इसका वजह से सेंट्रल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज्यादातर प्रॉब्लम उस बुक में है सारा। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज्यादातर प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट? तो व्हाट टू प्रोड्यूस कौन डिसाइड करेगा सर? जो प्रॉफिटेबल होगा वही ना बनाएगा। कैपिटलिज्म में तुम्हारा मोटिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव। तो भैया तुम वही बनाएगा जिसमें तेरा प्रॉफिट हो, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू सर्व द सोसाइटी, यू आर गोइंग टू सर्व योरसेल्फ। तुम अपना बेनिफिट सोचेगा तो वही बनाएगा जिसमें तेरा प्रॉफिट। हाउ टू प्रोड्यूस, अगर तेरे को लग रहा है लेबर चीप है तो लेबर से बनाएगा, अगर तेरे को लग रहा है कैपिटल महंगा नहीं है, कैपिटल सस्ता है तो कैपिटल से बनाएगा, वाला मशीन यूज करेगा। समझा मेरा बात? और लास्ट क्या है सर? इनकम, परचेजिंग पावर जो तेरे को ज्यादा लगता है उसके लिए ना बनाएगा तुम। इफ आई थिंक नवनीत कैन पे enormous amount of money, I will produce for him and other consumers like him. तो फॉर whom to produce, जिसका कंज्यूमर का कैपेसिटी ज्यादा है, परचेजिंग कैपेसिटी, उसके लिए बनेगा। सर अब इसके लिए बनाएंगे, इसके लिए क्या बनाएंगे? कुछ सस्ता भी बना सकते हैं जिसमें उसको सुख शांति मिले। नेक्स्ट क्या है सर? तो सर इंडियन लोगों को मिलेगा मिलेगा ना, तभी तो इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, गवर्नमेंट भी। और उस टाइम पे थोड़ी था, उस टाइम पे तो पुअर ही माना था। अभी भी पुअर ही इंडिया, अभी पुअर ही इंडिया। सर पहले से तो बेटर। ठीक है, बट पुअर है, लेकिन इंडिया स्टिल अ पुअर कंट्री। नेक्स्ट ब्रिटिश ले लेता ना। सोशलिज्म। सोशलिस्ट क्या होता है सर? सोशलिस्ट क्या होता है सर? क्या हुआ? सोशलिस्ट क्या होता है? जल्दी बोलो ना। सोशलिस्ट होता है जो गवर्नमेंट ओन्ड होता है, राइट? तो व्हाट टू प्रोड्यूस कौन डिसाइड करेगा? सरकार डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? हाउ टू प्रोड्यूस कौन डिसाइड करेगा? सरकार डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, राइट? फॉर हुम टू प्रोड्यूस सर, जिसमें देश का भलाई हो, यस और नो। अब जैसे गवर्नमेंट फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी सर्विस भी तो प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो गवर्नमेंट जहां पे फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे रहा है, कैपिटलिज्म में सब फ्री मिलेगा तुमको? फ्री देगा ही नहीं, उसका प्रॉफिट कहां से होगा? तो गवर्नमेंट वो चीज देगा जिसमें नेशन का भलाई हो। क्या हो? जो पीपल का जरूरत हो उसका प्रोडक्शन होता है। कौन से इकोनॉमी में? अब मिक्स्ड इकोनॉमी समझ गया ना, मेरे को बोलने का जरूरत है, जहां पे कुछ प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट डिसाइड करता है कैसे सॉल्व करना है और कुछ प्रॉब्लम प्राइवेट इंडिविजुअल्स डिसाइड करते हैं। समझा मेरा बात? अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा क्यों दिक्कत है? कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा हुआ है। नहीं, गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है रेलवेज में, प्राइवेट वाला अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो दोनों है ना। कुछ गवर्नमेंट बना रहे हो, कुछ ऐसा भी प्राइवेट बना दे रहे हो। किसमें? हाँ, आइडियाज में कंफ्लिक्ट होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस सोचो तो जिसमें पैसा है, जिसमें पैसा लगाना है वो प्राइवेट लगाएगा। उस हिसाब से गवर्नमेंट ज्यादा हमेशा पैसा लगाए नहीं है ना, गवर्नमेंट पैसा ही कहाँ, गवर्नमेंट का तो बजट डेफिसिट में चल रहा है, तो गवर्नमेंट पैसा नहीं लगा सकता। गवर्नमेंट को पता पैसा लगाएगा, लोन लेना पड़ेगा, अगर रिटर्न नहीं है तो चुकाएगा कैसे गवर्नमेंट? प्राइवेट के अनाप शनाप पैसा है, अनाप शनाप पैसा है। ठीक है, आओ अब इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम आ जाओ सर। जब भारत आजाद हुआ तो बड़ा बड़ा लीडर्स लोग कंफ्यूज हो गया क्या इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करे, राइट? कोई लीडर बोला सोशलिज्म फॉलो होना चाहिए, कोई बोला, तो फाइनली दोनों का मिक्सअप हो गया। सम लीडर्स वेर इन फेवर ऑफ कैपिटलिज्म, सम लीडर इन फेवर ऑफ, दोनों का क्या हो गया? मिक्सअप हो गया। क्या हो गया सर? मिक्सअप। मिक्सअप मतलब आपसे पूछ रहा हूं, मेरे से पूछ रही है। अरे यार, दोनों कैपिटल और सोशलिस्ट इकोनॉमी। मिक्सअप मतलब जहाँ प्राइवेट सेक्टर क्या बोलते हैं उसको? गवर्नमेंट। अरे मिक्स्ड इकोनॉमी है मेरे भाई। आप क्या पूछे? आप कैपिटलिज्म सोशलिज्म मिक्सअप हो गया, उसको क्या बोला जाता है?
मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है। मतलब बोल रहे हो, क्या बोल क्या बोले, तुमको तो पता था ना, तुम क्यों नहीं बोला? सर क्योंकि आप पूछे नहीं। आओ, मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन। तो भारत आजाद के बाद कुछ लोग कैपिटलिज्म में थे, कुछ लोग सोशलिज्म में थे, दोनों का लास्ट में क्या हुआ, कॉम्बिनेशन फॉलो हुआ, जो किसको आप बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी भी वही होगा। अभी वही हो रहा है और वही होगा जब तक इंडिया पॉवर्टी से ऊपर नहीं उठेगा ना, मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगा, ध्यान रखना। और उड़ गया तो उठ गया तो कैपिटलिज्म अपना सकता है, जब उठेगा तब देखेंगे, ठीक है। आ जाओ, सुनो ध्यान से, इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लर्न कर लेना। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज अ, दिख रहा है ना तुम लोगों को, मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस। मतलब सर मेजर इकोनॉमिक डिसीजन समझ गया, वही 3 डिसीजन होता है मेजर। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये 3 डिसीजन है। इसका प्लानिंग करने को क्या बोलते हैं सर, इकोनॉमिक डिसीजन, क्या बोलते हैं। बट सर ये जो डिसीजन होगा, ध्यान रखना सर, ये ध्यान से ध्यान रखना, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे होगा। क्या होगा सर, पूरे देश का सर्वे एज अ होल, कि हाँ भैया ये जरूरत है, तो अकॉर्डिंगली व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस डिसाइड होता है। क्या चीज, मैनेज कौन करेगा? गवर्नमेंट। दोनों ना, दोनों, अगर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का काम गवर्नमेंट, क्योंकि बजट पे कौन पैसा लगाता है, गवर्नमेंट। प्राइवेट तो अपना बजट बनाती है, हर साल बजट कौन लेके आता है, तो मैनेजमेंट ये सब गवर्नमेंट का काम है। फिर गवर्नमेंट को सही है अपना हिसाब से। गवर्नमेंट को लग रहा है कौन, प्राइवेट। आओ, अच्छा इसके अलावा सर ध्यान रखना सर, एक था पीसी महालनोबिस। क्या था सर, इसका पूरा था प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस। तुम्हारे इस बुक में तो है, हाँ इस बुक में भी है, एनसीईआरटी में भी है। हाँ तो इस आदमी का फोटो देख लो भाई, इसका जन्म कब हुआ, तो ये सब जानने का जरूरत है क्या तुम लोग को? इंपॉर्टेंट क्या है सर, सुनो, अब ये आदमी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सर इसने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग में, ठीक है। he was made a fellow member of ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी का फेलो मेंबर था सर। इनका एक आईएसआई, अभी तो आईएसआई हर जगह में सर, आईएसआई बोले तो नॉट वो पाकिस्तान वाला, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे सर्वे होता है, राइट। तो ये अभी पहले तो कोलकाता में स्टैब्लिश हुआ था, बट उसके बाद अब ये हैदराबाद, बेंगलोर, हर जगह इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो सर ये इन्होंने सेटअप किया था, और इन्होंने क्या चीज के लिए कंट्रीब्यूशन किया था, सुनो, हिज कंट्रीब्यूशन टू द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ब्रॉट हिम इंटरनेशनल फेम। नेम फेम कहाँ से मिला महालनोबिस को, कहाँ से मिला, स्टैटिस्टिक्स से मिला। कहाँ से मिला, बट सर महालनोबिस, महालनोबिस, ठीक है। तुम लोग क्या सुनाई दे रहा है, हाँ। महालनोबिस डाइड ऑन 28 जून 1972। कब मरे ये, इनकी मृत्यु कब हुई सर, ठीक है, अ डे बिफोर इज 79th, बट तुम 29 को पैदा हुआ, 28 को, तुम 28 को पैदा हुआ, तो बस वो मारा, तुम पैदा हुआ, ठीक है, प्लानिंग था। ठीक है, तुम महालनोबिस ही है, ठीक है। ये मार चलो, इवन एट दिस एज ही वाज स्टिल, ये सब वीडियो छोड़ेंगे ना, वायरल हो जाएंगे। इवन एट दिस स्टेज ही वाज स्टिल एक्टिव डूइंग रिसर्च। सोचो 79th बर्थडे तक भी बहुत रिसर्च वगैरह का काम करता था, इतना मेहनती आदमी था बेचारे, का नाम तो होना ही था, ठीक है। सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था सर। इसका कंट्रीब्यूशन मेन चालू हुआ सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, एक सेकंड, इसको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग बोलते हैं, यस, ठीक है। इसका मेन कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, थैंक यू। इसका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था सर, पहला जो 5 ईयर प्लान था ना, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन नहीं था। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर और वो तीनों में सेकंड 5 ईयर डन। चलो आओ ना, आओ जल्दी, बहुत हंसी मजाक कर रहे हो। चेंज कर दीजिए तो। तुम ही तो जन्मा उसकी जगह, बोल तो रहे। सर इसके एक बार बस जब तक महालनोबिस एक बार स्पेल कीजिए, एक बार क्या करें, एक बार स्पेल कीजिए। महालनोबिस, धीरे धीरे बाहर अच्छे से, अच्छे से। महालनोबिस। चलो, सेकंड प्लान जो था, इसका मेन कंट्रीब्यूशन था सेकंड 5 ईयर प्लान से। गवर्नमेंट का जब आजाद हुआ तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, उसमें उसका कोई रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन नहीं था, बट हाँ इसका कंट्रीब्यूशन था कहाँ से, सेकंड 5 ईयर प्लान से। कहाँ से था, इसका मेन गोल क्या था सर, आ जाओ। हिज गोल्स ऑफ इंडियन प्लानिंग व्हिच वाज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ महालनोबिस। इन दैट सेंस ही कैन बी रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ, आप जो बोले, इंडियन प्लानिंग, ठीक है। सब है यार, ये जो बुक है ये कंप्रिहेंसिव बुक है। महालनोबिस के बारे में तो इसमें होगा ही होगा। आओ सर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तुमको पता होना चाहिए इंडिया के प्रिंसिपल में एक फंडामेंटल राइट्स और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 में है,
और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, ठीक है। तो इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो बहुत सारा फंडामेंटल राइट्स दे दिया गया आदमी को, ठीक है, और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दे दिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हाँ बोलो ना, ठीक है। इतना डीपली तुम लोग को जाने का जरूरत है, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं लॉ में तब समझाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है। बट ध्यान रखना उन दोनों को ध्यान में रख के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था 1948 में, जहां पे प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट किया गया। क्या किया गया? यानी गवर्नमेंट कब तक पब्लिक सेक्टर से काम चलाएगा? नहीं भैया, वी नीड विच सेक्टर। पैसा सारा किसके पास है? महानबीस के पास नहीं, प्राइवेट सेक्टर के पास। किसके पास? प्राइवेट सेक्टर के पास। वो तो आदमी बेचारा कौन सा सेक्टर, मतलब कहाँ काम करते हैं, कौन सा सेक्टर? अरे आईएसआई का स्टैटिस्टिशियन था, डेटा वेटा सर्वे करता था, उसके बाद धीरे धीरे अपने इंस्टीट्यूट खोला, उसके बाद धीरे धीरे और रिसर्च वर्क। हाँ, इसका निकनेम? निकनेम कुछ नहीं, नवनीत, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर उस साल से डिसाइड हुआ कि प्लानिंग कमीशन हर साल जो सेटअप होगा तो हर साल गवर्नमेंट आता है ना 5 साल के लिए, तो 5 ईयर प्लान हर बार गवर्नमेंट लेकर आता है, क्योंकि गवर्नमेंट का टेन्योर कितना साल रहता है? 5 ईयर प्लान, राइट। तो गवर्नमेंट आएगा, बोलेगा हम 5 साल में ये बदलाव करेंगे, वो करेंगे, तो यहीं से स्टार्ट हुआ 5 ईयर प्लान। समझा मेरा बात? अच्छा, इसके अलावा अभी तो ध्यान रखना, अपना प्राइम मिनिस्टर जो है, कौन अभी प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी है ना, आदरणीय नरेंद्र मोदी सर। इन्होंने, क्या हो गया भाई? नीतीश कुमार था। नीतीश कुमार था। आओ आओ, ठीक है। इसमें एक चीज है, क्या नहीं, बोलो ना। नीति आयोग ये तो रहा नीति आयोग, इस बुक में नहीं है, पूरा है। हो सकता नीचे वो देख लेता। फंक्शन का सब है। ठीक है, सुनो, नीति आयोग सेटअप किया था, हमारा चेयरमैन ही है प्रधानमंत्री। इसका चेयरमैन कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है सर? ठीक है सर। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है सर? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर? गवर्नमेंट ने ट्राई किया इंडिया को पूरा ट्रांसफॉर्म करने का। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, देश में धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन आया ना, तो ये सब कमिटी सेटअप हुआ, देश में सब चेंजेस आए, ये सब चेंजेस का इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रधानमंत्री ने किया, चेयरमैन वही है इसके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा चेंज होगा तो वो अपना बता है। कभी बाद में चेंज होगा हाँ, तो वो कुर्सी से हट के नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, वो तो उसको तो अपना कुर्सी छोड़ना ही पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ही हमेशा वो बनेगा चेयरमैन। हाँ ठीक है, अब तो चेयरमैन रहेगा नहीं ना फिर वो। चलो, अच्छा, इसके अलावा इधर आ जाओ। हाँ, गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, सुन लो ध्यान से। इंडिया में पहला 5 ईयर प्लान कब से लॉन्च हुआ समझ लो सर। 1 अप्रैल 1951 से। नवनीत तुम्ही से एक सवाल पूछते हैं, 1 अप्रैल 1951 से लॉन्च हुआ तो खत्म कब होगा? ये नहीं बता पाए तुम, मालूम भी तो 93 क्या 51 में 40 साल तक प्लान चलेगा? सर ये सर अभी ईयर कौन है? 2 महीने का ईयर कौन है? याद क्या करने का इसमें? 1956 में ना खत्म होगा, 5 ईयर पे नहीं कर पा रहे हो। मालूम भी उसको बहुत सेटिस्फाई किया है, वो मालूम भी इसके सेटिस्फेक्शन को भूल नहीं पा रहा है। आओ, तो इंडिया का जो 5 ईयर प्लान, उसका पहला बात बेसिक गोल समझ लो, ग्रोथ। कोई भी बुक में यही प्लान, यही सब पॉइंट तुमको मिलेगा। बुक्स में ये पॉइंट चेंज कभी नहीं हो रहे हैं। यही पॉइंट पहले था, यही पॉइंट अब है, क्योंकि जब प्लान बना था ना तो इन्होंने बकायदा ये सब लिख दिया था, यही सारा हमारा गोल रहेगा। पहला गोल ग्रोथ, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, तीसरा आत्मनिर्भर भारत जो कि अभी भी है, और लास्ट इक्विटी। इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं, सब क्या एग्जाम में आता है। एग्जाम पता पूछा मुझे तो इक्विटी क्या होता है, वो बोलता है इक्विटी शेयर होल्डर। कौन? मेरा दोस्त बोलता है इक्विटी शेयर होल्डर। सर हम लोग तुम्हारी तरह ही है। हाँ बोलो मनन, यू वांट टू से समथिंग राइट? यस। इक्विटी का इंसेंस कैपिटल के हिसाब से या इक्विटी मतलब नहीं, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब इक्वल होना चाहिए। Property के हिसाब से। हाँ, प्रॉपर्टी, नॉट कि कैपिटल के हिसाब से। आओ चलो, इक्विटी होने से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन इनकम ठीक होगा, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आओ पढ़े जल्दी ग्रोथ। हाँ हम समझ रहे हैं तुम्हारा, 26 मिनट बाकी है तुम्हारे पास। ग्रोथ मतलब उठा लो यार। अरे कंटिन्यू करो ना सर क्या है सर? सर, साइलेंट करके रखना चाहिए ना। हेलो, मेरे भी मतलब इसका चलो, ग्रोथ मतलब होता है
कंट्री का कैपेसिटी वो कितना गुड्स एंड सर्विस बना पा रहा है। अगर मान लो एक कंट्री में जितना पहले प्रोडक्शन होता था, 4-6 मिनट और, एक कंट्री में जितना प्रोडक्शन पहले होता था अभी भी उतना ही हो रहा है, कोई ग्रोथ? तो कंट्री का कैपेसिटी बढ़ना चाहिए। क्या चीज का मत फाड़ो उसको, मत करो। तुम्हारे घर का दीवार मैसेज छेदा करेंगे चलेगा? इसका आप कहीं पे भी छीना करिए, इसका चलेगा। ग्रोथ मतलब कंट्री का कैपेसिटी तो लो बहुत जल्दी बड़ा हो गया। टू आउटपुट गुड एंड सर्विस विद इन द कंट्री, क्या बोले मतलब कुछ और इसका वर्ड कुछ और क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ मीन्स कंट्री का कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस। कंट्री का अगर कैपेसिटी बढ़ रहा है कि हर साल ज्यादा गुड प्रोडक्शन हो रहा है तो मतलब ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अब ग्रोथ मतलब समझो, या तो कंपनी का प्रोडक्टिव कैपिटल बढ़ रहा है, या फिर अगर कंट्री में सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो रहा है, बैंकिंग अच्छा हो रहा है, हॉस्पिटल ज्यादा डेवलप हो रहा है, मतलब कंट्री का ग्रोथ हो रहा है। एंड लास्ट, कंपनी का एफिशिएंसी बढ़ रहा है सर, कैपिटल या सर्विसेज और ज्यादा अच्छे से यूज कर पा रहा है। तुम कैपिटल पहले भी था, सर्विसेज पहले भी था, बट उसका प्रोडक्टिव यूज नहीं हो पा रहा था। अब जितना है अगर उसका भी अच्छा यूज हो रहा है तो मतलब ग्रोथ हो रहा है। मेरे बात समझो, ग्रोथ मतलब खाली ये नहीं कि बढ़ना बढ़ना बढ़ना, ग्रोथ मतलब जितना है उसका भी अगर अच्छे से यूज हो रहा है तो डेट इज ग्रोथ। ये बात याद रखना। क्लियर हो गया? तो 3 पॉइंट हो गया। पहला सर, स्टॉक बढ़ रहा है अगर देश में, या ट्रांसपोर्ट या सर्विस सेक्टर अच्छा हो गया, या फिर जितना एफिशिएंसी से पहले यूज करता था वो एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब सर, जो एक इंडिकेटर हमेशा लोग बोलते हैं सर कंट्री का ग्रोथ बढ़ना, रे भाई हमेशा ध्यान रखना कंट्री का ग्रोथ डिपेंड करेगा जीडीपी पे। अपने पढ़े ना जीडीपी एफसी, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अपने बोलेंगे देश का जीडीपी इतना बढ़ा है इस साल, तो मतलब कंट्री का ग्रोथ हो रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस कितना प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वो प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब ऐसा कंट्री का ग्रोथ हो रहा है। तो कंट्री का ग्रोथ हमेशा अगर एग्जाम में आ जाए किससे मेजर होता है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ नहीं, फैक्टर कॉस्ट। पानी 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 देखो होगा पीछे, तुम्हारे आकाश के पीछे। नेक्स्ट आओ। अच्छा, जीडीपी का मतलब क्या हो गया सर? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री, बट हमेशा कितना साल? 1 साल। आप जीडीपी जो कंपेयर करते हो हमेशा किस पे करते हो सर? ईयर टू ईयर। इस साल इतना जीडीपी, अगले साल इतना जीडीपी। ऐसा थोड़ी करेगा आज इतना जीडीपी अगला महीना इतना जीडीपी, नहीं। जीडीपी हमेशा कंपेयर होगा ऑन द बेसिस ऑफ ईयर टू ईयर, ठीक है। और ध्यान रखना, हम लोग चैप्टर 1 पढ़े थे, उसमें पढ़े थे डेटा था कि किस सेक्टर से कितना जीडीपी आ रहा है। मतलब जीडीपी का बाइफर्केशन सेक्टर बेसिस पे भी है। पहला चैप्टर में कब आया? पढ़ना, बुक खोलो मिल जाएगा, उसमें एक चार्ट बना हुआ है कि जीडीपी कितना किस सेक्टर से कितना कितना आ रहा है। मेरे को तो याद है, ठीक है ना। तो जीडीपी अलग अलग सेक्टर वाइज भी होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, या फिर एग्रीकल्चर किस में आ गया अभी वो? एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ तो सर अलग। कौन सा सेक्टर? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, या किसी में नहीं? अलग ही है वो, अलग होता है। वेरी गुड। यशवी, प्राइमरी। अनुष्का, प्राइमरी। वेरी गुड। व्हाट इज दिस? एग्रीकल्चर हमेशा प्राइमरी सेक्टर में आएगा। आप ही तो बोले अलग सेक्टर होता है, तो अलग सेक्टर प्राइमरी या एग्रीकल्चर होता है। ध्यान रख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत हो सकता है मगर याद रख लोगे। कहाँ कुछ बोलना, वही तो होता है, एक ही तो होता है, समझा? तुम तो बोलो मत, महालनबीस। चलो इसके बाद आ जाओ सर। तो पहला ग्रोथ था, ग्रोथ। एक मिनट मनन, मेरे को स्टैंड अप, मेरे को चारों ऑब्जेक्टिव बताओ। क्या 4 ऑब्जेक्टिव था 5 ईयर प्लान का? सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और इक्विटी। अभी अपने कौन सा पॉइंट पढ़े? मनन बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, अभी अपने कौन सा पॉइंट? अभी पढ़े थे तो अभी ग्रोथ पढ़े। सेकंड क्या पढ़ेंगे? मॉडर्नाइजेशन। सर दिख रहे होते हैं। बैठ जाओ। अभी वो गलत बोले, अभी मॉडरेशन, अभी इक्विटी पढ़ाऊंगा। हाँ जाओ। हाँ, कल अकाउंट से डिसोल्यूशन। बाय बाय। चलो अभी अपने क्या पढ़ेंगे? जैसे मैंने बोला नहीं यार, मॉडरेशन नहीं पढ़ लेते गलत है सर। मॉडरेशन का मतलब क्या होता है? जो टेक्निक्स तुम पहले फॉलो करता था उन टेक्निक्स को थोड़ा अपग्रेड कर लो, डेट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। यस और नो? तो सबसे पहला चीज क्या लिखा हुआ है सर? जैसे फार्मर पहले उतना हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज नहीं करता था, अब उसका सीड्स का वैरायटी क्वालिटी अच्छा हो गया, तो डेट इज मॉडर्नाइजेशन। यस और नो? इसके अलावा सर क्या लिखा हुआ है? चेंज इन सोशल आउटलुक। तुम समझो, पहले आज के जमाने में पहले उतनी लड़की लोग काम नहीं करती थी, जॉब वॉब पे नहीं जाती थी, बट अब दे आर इंडिपेंडेंट, तो सोशल आउटलुक चेंज हो रहा है, तो डेट इज अगेन मॉडर्नाइजेशन। दे आर ट्रीटेड एट पार विथ मैन, राइट? अगर वो भी इंडिपेंडेंट, मैन भी इंडिपेंडेंट रहना चाहते, वुमेन भी इंडिपेंडेंट रहना, तो दैट इज कॉल्ड द चेंज इन सोशल आउटलुक। और ये बदलाव बहुत जरूरी है।
तो ये हो गया मॉडर्नाइजेशन, समझा। इसमें दो चीज क्या लिखा हुआ है नवनीत, एक बार तुम ही पढ़ लो धीरे धीरे बिना से, तो बाहर भेज दूंगा आज मैं, सच बता रहा हूँ ऑलरेडी। कर रहा हूँ आप दूर बैठा रहे हैं। तुम दूर बैठेगा, हाँ। पहले पढ़ के दूर बैठो, पढ़ो उसको, पढ़ो। कहाँ दूर होगा, सासा के काहे चिपक रहा है तो, हम पीछे चला जाएगा, हम पीछे चला जाएगा, हम पीछे चला जाएगा, वो दूर हट गए, देखो हम पीछे चला तो जाएगा। नियत में क्या बोला, हम दूर हट जा रहा है। अरे भैया, क्या भैया, नहीं ये सब नीचे। बोलो, एक आगे आ पढ़ तो रहे हैं। तुम पढ़ो तो मन में थोड़ी पड़ेगा। ओ अच्छा डेटा अरे क्या हुआ, अब मैं तो मजाक भाग गई सासा, टाइम नहीं हुआ अभी, रुक जाओ, अरे हम पूरी पूरी बोलो टाइम है अभी, हमको पता भेज देगा। ओ पहले तुम बोल दो अपना दोनों पॉइंट। बट अच्छा खाली दो पॉइंट। हाँ। इन सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, अगर एक्टिविटीज डाइवर्सिफाइड हो रहा है, पहले एक काम करता था अब और टाइम बच रहा है, दो काम तीन काम कर रहा है, डेफिनेटली मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। और एक पॉइंट क्या, एंड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नए इनोवेशंस आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात इनोवेशंस कैसे आएगा, टेक्नोलॉजी अच्छा होगा तभी ना आएगा। तो ये दोनों पॉइंट है मेन कीवर्ड मॉडर्नाइजेशन का। क्लियर, अब बोलो मनन। इसमें इंडस्ट्री नहीं, हाँ इंक्लूडेड है, बिल्कुल है। दोनों ही तो मिक्स सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं दोनों, एग्रीकल्चर दोनों, एग्रीकल्चर तो है ये, साथ साथ इंडस्ट्रीज में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, सेल्फ सीधा बात है, सेल्फ रिलायंस मतलब अगर मैं दो बात में खत्म कर दूं, सुन लो, प्रोडक्शन अपना जो क्या बोलते हैं डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन नेशन पे कम हो जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस। या फिर अच्छा वो कैसे कर सकता है, कैसे करेगा, फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंस कैसे कम करेगा, नहीं, सीधा बात है, जो तुम इंपोर्ट करता था वो ज्यादा आप तो एक्सपोर्ट बोल रहे हो, हाँ एक्सपोर्ट नहीं, जो आप इंपोर्ट करते थे उसको क्या कर लो, इंडिया में बना लो, तो एक्सपोर्ट हुआ नहीं ना इसमें। यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट राइट, वट एवर यू यूज टू इम्पोर्ट नाउ प्रोड्यूस इन योर होम कंट्री, इजंट इट, समझ रहे हो सासा। चलो, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, as India was recently freed from foreign control, it is necessary to reduce our dependence on foreign countries, especially for आजाद तो हो गए बट स्टिल वी आर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम देम। तो भैया ध्यान रखो, जितना सेल्फ रिलायंस हो उतना अच्छा रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा हमारा, और जितना इंपोर्ट करेगा फॉरेन एक्सचेंज उतना बाहर जाएगा, बाहर का देश उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, आज से कुछ साल पहले क्या डॉलर 80 85 90 रुपया था, नहीं था ना, कभी ना कभी वो भी 25 30 40 से धीरे धीरे बढ़ के आज इतना स्ट्रांग हो गया। तो एक पैरिटी पे जिस दिन आ गया ना इंडिया का रुपया और उधर का डॉलर एक और एक हो गया, उस दिन समझो इंडिया बहुत आगे बढ़ गया। टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, सर क्या होगा इंटरफेरेंस कैसे हटेगा सर, तुम बार बार टेक्नोलॉजी इंपोर्ट अपने, टू बी मोर प्रैक्टिकल, अपने टेक्नोलॉजी कहां से इंपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी अच्छा देश कौन सा है, जापान, जापान इज पूरा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। तो अभी भी हम लोग टेक्नोलॉजी के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, रीजन इज वेरी सिंपल, शॉर्ट टर्म में इतना जल्दी इंडिया का टेक्नोलॉजी अपडेट हो नहीं पाएगा, उसको भी टाइम लगेगा। रोबोटिक्स जापान में तो दिख जाएंगे, इंडिया में उतना अच्छा है क्या, नहीं है। तो बट धीरे 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 हम लोग रिलायंस कम करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी ऑल्सो। हम लोग मॉडर्नाइजेशन हुए हैं, बट तुम समझो मॉडर्नाइजेशन हुए हैं, मॉडर्न तो है मगर सेल्फ रिलायंट होके नहीं ना हुए, तुम टेक्नोलॉजी कहां से ले रहा है, तो मॉडर्नाइजेशन होने के लिए भी तुमको सेल्फ रिलायंस को खोना पड़ रहा है, जो कि बहुत गंभीर बात है, जो कि बहुत गंभीर बात है। इक्विटी, अभी जस्ट मनन धाड़ीवाल मेरे से पूछ रहा था, तो आई सेड कि इक्विटी मतलब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि गरीब और गरीब ना रहे या कम रहे, और अमीर जितना ज्यादा अमीर हो रहा है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रहे, तो दैट इज कॉल्ड इक्विटी। मतलब वो कब होगा, जब सोशलिज्म होगा तब। कैपिटलिस्ट में ये गैप बढ़ते चला जाता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट में तुम वही बना रहे जो प्रॉफिटेबल होता है, तो पुअर का तो दिन है, पुअर पे तो ध्यान ही नहीं। मिक्स में इक्विटी होगा जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर, हाँ नहीं हो, जैसे मान लो यार आज गरीब है यहाँ पे, तो रेलवेज में तुम 100 रुपए 150 में जनरल में जा सकता है ना, बट अगर कैपिटलिस्ट होता, कुछ जनरल बोल के बोगी नहीं होता, यू नो ना, जनरल बोगी होता है, एक तो जहाँ पे इतना दूर लाइन लगाना पड़ता है, तो कैपिटलिज्म में जनरल बोगी होता ही नहीं। तो मिक्स्ड है, तो कहीं ना कहीं इक्विटी तो आ रहा है ना, गवर्नमेंट उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके रखा है, तुमको पता है गवर्नमेंट कुछ सेक्टर अपने रिजर्व करके रखा है, डिफेंस हो गया, उसके बाद न्यूक्लियर पावर हो गया, रेलवेज हो गया, अभी तक वो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व है, तो गवर्नमेंट उन सेक्टर पे किसी को आने नहीं देगा, वरना सीधा पॉवर्टी को अफेक्ट करेगा। बट बाकी जो स्टील में कोई मोनोपोली थोड़ी गवर्नमेंट का नहीं, वहां पे जरूरत क्या है। चलो, तो इक्विटी का मतलब क्या, अनुष्का एक बार पहला पॉइंट पढ़ लो खाली। सो इट इज इंपॉर्टेंट, So it is important to ensure that benefits of economic prosperity are availed by all sections, rich as well as बेनिफिट सबको मिले, अगर खाली पुअर को भी तो नहीं होगा, रिच को तो मिलना चाहिए, दोनों को बैलेंस करके चलना है। यस और नो अनुष्का, हाँ रियलिटी तो है ही है ना यार, वो तो रही है, ऐसा तो नहीं कि नहीं हो रहा, तुम अमीर है तुमको कुछ दिख नहीं रहा है, बात यही है सिर्फ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलो बता रहे,
तुम रहेगा एसी में, चार दीवार के बीच, कहाँ गरीब लोग का तुम जानता है हाल सब। फिर तुम्हारा हाल खाली महालनोबिस पे स्टार्ट होता है, वहीं पे खत्म होता है। बोलो सेकंड पॉइंट पढ़ो उसका। In addition to the objectives of growth, modernization and self-reliance, equity. ऊपर का तीनों के अलावा उठा लो, पापा का ना उठा लो, पापा का ये उठा लो। दिखा इतना तीन ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस के अलावा इक्विटी भी इंपॉर्टेंट है। यू कैनॉट इग्नोर द क्वालिटी ऑफ इक्विटी। और एक पॉइंट पढ़ो तो उसका बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। According to equity, every Indian should be able to meet his or her basic needs: food, house, education. बस हर इंडियन का एक बेसिक नीड्स, यस और नो, चाहे हिज हो या फिर हर हो, राइट। हर इंडियन का बेसिक नीड्स पूरा होना चाहिए, राइट। ठीक है, और एक और पढ़ लो ना, चाहिए तो पढ़ रहे हो। इन शॉर्ट In short, equity aims to raise the standard of living of all people एंड प्रमोट सोशल प्रमोट, राइट। बेबो क्या समझा, बोलो जल्दी से इक्विटी में मतलब क्या बोले, बात करो तो कान तो खुला रखोगे ना यहाँ पे। तुम वही जगह आवाज को धीरे बोले। एग्रीकल्चर, आओ, ये थोड़ा हेजी हो गया बट कोई बात नहीं, अपने पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आओ सर, एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर का सिस्टम पता है तो तेरे को, गरीब किसान अपना जमीन पे काम करता नहीं है, पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में। जमींदार होते हैं, यस और नो, जो कि उनसे लगान, मूवी देखा है ना, तो लगान लेते हैं जिसको रेंट बोलते हैं, यस और नो, फ्रॉम द एक्चुअल टीलर्स, मतलब फार्मर से रेंट लिया जाता है, राइट। क्रिकेट खेल 3 गुना लगान माफ कर देगा। लो प्रोडक्ट, क्रिकेट अब थोड़ी है अब क्रिकेट तो नहीं होता डेफिनेटली, ठीक है। लो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स इंडिया कि भैया हम लोग को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, इंडिया का प्रोडक्टिव उतना, दैट इज हमारा सेल्फ रिलायंस खत्म हो गया। हाँ बोलो दिशा। द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट, अभी भी मैंने बताया था चैप्टर 1 में, इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर में आधा से ज्यादा लोग इंगेज है, जबकि जीडीपी वहां से उतना आता ही नहीं है। सोचो तुम आदमी वहां लगा के रखा लेकिन जीडीपी वहां से उतना आ नहीं रहा है, प्रॉब्लम तो ये है, एग्रीकल्चर सेक्टर से नहीं आ रहा है ना। तुम्हारा आदमी लोग ज्यादा एग्रीकल्चर में इंगेज है, मगर जो प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर से ज्यादा तुम्हारा सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा हो रहा है। तो यू आर इंगेजिंग पीपल मोर इन एग्रीकल्चर बट दे आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट मच इन दैट सेक्टर। ये प्रॉब्लम इंडिया का, ठीक है। तो ये सारा देखो इंडिया का प्रॉब्लम एग्रीकल्चर का है, सारा का सारा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इजी है, मैं पढ़ा देता हूँ। पहला लो प्रोडक्टिविटी, समझ में आ जाएगा ना, रटाऊं कि समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा एक चीज खाली समझाना है मेरे को, ये वाला तुमको क्या बोलो तो, ये नहीं पता होगा तुम लोग को, क्या होता है बोलो। जब अपना कोई फुल कैपेसिटी से काम कर रहे हो, मान लो एक सीधा बात बताता हूँ, मान लो दिस इज अ पीस ऑफ लैंड, यहाँ पे मेरे को पता है कि 8 मजदूर लगा सकता हूँ मैं, कितना, तो लगा था 10। 5 6 7 8 लग गया, अब एक्स्ट्रा लग गया ना 9 10, तुमको पता चला 2 बेकार हो गया, हटा देगा ना, इसको बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं, कैपेबल है ठीक है। ये पढ़ा है क्या तुम लोग। अच्छा आज भी इंडिया का जो एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट है। अच्छा ये मैंने तुम लोग को पढ़ाया था क्या, याद है चैप्टर 1 में कि नहीं पढ़ाया था सर। क्या होता है बोलो जल्दी से। तुम जो ग्रो कर रहा है सिर्फ अपने लिए ग्रो कर रहा है, उससे कुछ सरप्लस ग्रो नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब सेल्फ कंजम्पशन हो गया। क्या हो गया, कहां से भैया तुम बेच पाएगा बाजार में। टेक्नोलॉजी आज भी बहुत आउटडेटेड है, हर जगह तो नहीं है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम टेनेंट और लैंडलॉर्ड हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा जो कि टेनेंट दे नहीं पाएगा। और अगर खुद के पास है ना, बेचारे गरीब लोगों के पास है तो सही लैंड, लेकिन बहुत ही कम लैंड है। तुम पता नहीं ट्रेन में जब ट्रेवल करते हो तुम, आई डोंट नो तुमने देखा कि नहीं, जो खेत होता है वो थोड़ा थोड़ा से बटा हुआ रहता है, इतना 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 जमीन बटा हुआ है। सोचो वो मार्क किया हुआ रहता है कि इस लैंड में इस आदमी का इतना, इस आदमी का इतना। कहीं तो पूरा खेत जो ऐसा बड़ा नहीं मिलेगा, बीच से पूरा पूरा बाउंड्रीज किया हुआ रहता है, तो मतलब हर आदमी का लैंड होल्डिंग बटा हुआ है उसमें, वही बहुत फ्रैक्शन है। जो बड़ा लैंडर्स है जिनका है उनका तो खुद का है, बट अगर बाकी गरीब किसान का बात करें तो उनका होल्डिंग बहुत कम है। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ सर, एक मिनट पानी पी लिया जाए क्या, दो तो अनुष्का। लैंड रिफॉर्म्स मतलब सर जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, जो लैंड का ओनरशिप पैटर्न है उसमें बदलाव लाना, उसको बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स। क्या बोलते हैं सर, यानी पहले अगर 10 जन ओनर था तो भैया अपन 10 को हटा के कुछ 4 ओनर रहेगा, बाकी 6 गवर्नमेंट सपोज अपना इंटर में ले लेगा, तो ये हो रहा है लैंड रिफॉर्म्स। क्या हो रहा है सर, रिफॉर्म मतलब समझ रहा है, 6 लोगों के लिए तुम बता रहे हो, उन 6 लोगों के लिए 6 लोगों के लिए बाहर पैसा मिला है, लमसम बहुत पैसा मिला है ना, तब जाके लैंड होल्डिंग चला। एक बार तो गवर्नमेंट का पैसा लगा, मगर अब वो लैंड तो किसी और को दे पा रहे ना कम से कम, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स, री मतलब वापस से फॉर्म हो रहा है, ठीक है, रिफॉर्म्स। देयर वाज अ ग्रेट नीड था अपने जैसे देश में, यस और नो, क्योंकि अभी भी लोग किस पे डिपेंडेंट,
एग्रीकल्चर पे। तो इसीलिए एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स का सबसे ज्यादा जरूरत था। क्या रिफॉर्म्स है, ये एग्जाम में आएगा। सबसे पहले क्या है सर, इन दलाल लोग को हटाओ। दलाल मतलब हो गया इंटरमीडियरी। क्या हो गया सर, देखो क्या है, एम बिहाइंड लैंड टू द लैंड उसी को मिलना चाहिए बेचारा जो उसमें मेहनत कर रहा, मेहनत कोई और करे, मजा कोई और ले जाए, ऐसा तो नहीं ना चलेगा। यस और नो? तुम क्या पागल है क्या? तो आप क्यों हंस रहे हो? वो कुछ और सोच रहा है। हम आपको लगता है अच्छा बता दो, हम वो बोले वो कोई तो ही समझ सकता है सर। ये सब बात हमेशा बता दो। आओ देखो, बहुत आजकल हंसती है अपने बात पे। the idea behind this step was that ownership of land would give incentive to the actual tillers, right? Actual tiller जो उसमें मेहनत कर रहा है, to make improvement and to increase the output. Yes or no? अगर जमीन तेरा खुद करेगा ना तो काम करने का भी मन ज्यादा करेगा, बट अगर तुम किसी और को रेंट दे रहे बोले रहे क्यों मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सारा का सारा तो कोई और लेके चला जाएगा, राइट? तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट। टेनेंट्स डू नॉट हैव एनी इंसेंटिव, था ही नहीं, क्योंकि भैया ओनर कोई और है। यस और नो? जिस यानी कि आउटपुट का बेनिफिट कोई और लेके चला जा रहा है, बट टीलिंग कोई और कर रहा है। आउटपुट का बेनिफिट कौन लेके चला जा रहा है? इसका लैंड है, बट यू आर वर्किंग देयर बट यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। ओनरशिप ऑफ लैंड विल इनेबल द टीलर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द इंक्रीज आउटपुट। जो आउटपुट बढ़ेगा, अगर उनको ओनर बना दिया जाए तो जितना आउटपुट एक्स्ट्रा रहेगा वो तो टीलर का ही रहेगा, वो तो ओनर का नहीं ना रहेगा। तब तो टीलर अगर ओनर बन गया तो जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा वो भी खाली और खाली किसका होगा? वेरी गुड, वो भी खाली किसका होगा? देखो जब से ये एबोलिशन हुआ है ना, इंटरमीडिएट को हटाया गया ना, 2 करोड़ टेनेंट को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश हो गया। क्या 200 लाख? हाँ तो 2 करोड़ हुआ ना, हाँ 20 लाख के बाद 1 जीरो और लगाएगा तो 2 करोड़ हुआ। तो तुम पढ़ रहे हो? हाँ समझा? तो 2 करोड़ टेनेंट्स का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश हुआ किसके साथ? अच्छा एक सवाल नवनीत से कर लिया जाए। नवनीत, तो ये कौन सा स्टेप था जिससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश हो पाया टीलर्स का और गवर्नमेंट का? क्या किया ऐसा? वो उस मेन कीवर्ड 2 करोड़ लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आ गए। पहले नहीं था वो, पहले इनडायरेक्ट कांटेक्ट था, अभी डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। तो ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ ये चीज, क्या चीज किया गया? हाँ वही ना पूछ रहा हूँ मैं, समझा ना? वो तो बोल दिया तुमको आंसर, किस लिए बोलता है? कब बोला भाई? चलो हाउएवर ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, स्टिल हुआ, मगर उतना सक्सेसफुल। हर चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज। ये सॉल्व नो। देखो दिशा, ये तीनों पॉइंट अच्छे से पढ़ोगे प्लीज, अपने भारत के एसेंट में, देसी एसेंट में। In some areas, the former zamindars continue to own large areas of land by making use of some Loopholes. in the अब कौन है साहब? मुझे समझ क्या हो रहा है? क्या बोले हम? तुम लोग सही था यार, हम हाँ, वही गलत तो था। हम लोग हंसते ही था। आओ देखो लूप होल्स में हंस दिया। क्या बोले, आओ देखो। जमींदार जो था वो लोग क्या किया सर, लूप होल का मजा लिया। किसका मजा लिया? लॉ में बहुत सारे लूप होल्स थे, क्या थे? गलतियां थी। उन गलतियों का मजा लेके वो लोग ऊपर उठ गया। ये सुन नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो लोग क्या किया सर, लूप होल्स का मजा लेके ऊपर उठने लगा, जो कि गलत था। भैया गवर्नमेंट उतना नहीं दे पाया बेनिफिट, ये सुन नो, बट थोड़ा बेनिफिट मिला, ठीक है। बट बाकी लोग क्या किया, लॉ का मजा ले लिया। जहां पे लॉ पे रूल्स रेगुलेशंस था उसको वो लोग क्या कर दिया पता है, उसको डोमिनेट करके वो लोग अपना जमीन अपने पास ही रखा। सारा जमींदार को तो अपना जमीन नहीं देना पड़ा, कुछ तो चालाक भी होगा तो कुछ देना पड़ा, तो कुछ अपने पास भी वापस, तो वो जमीन तो टीलर्स को मिला नहीं। समझा मेरा बात? दूसरा पॉइंट पढ़ो दिशा। In some cases, tenants were evicted and zamindars came to be set. जब जमींदार को पता चला यार ये सब हो रहा है, ए तू निकल, हटा दिया। ये मेरा ही लैंड है सर, हम खुद ही इसमें काम करते हैं। लोग क्या करेगा, कुछ कर पाएगा नहीं। गवर्नमेंट को ऐसा दिखा रहा है कि जमीन पे हम ही काम करते हैं, टीलर्स को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, बेचारा बेरोजगार हो गया। मतलब समझो एग्जाम में पता है कैसा क्वेश्चन आता है, यही सब पूछेगा कि क्यों गोल ऑफ इक्विटी इतना सक्सेसफुल। तो ये तुमको तीनों लर्न करना पड़ेगा मेरे भाई। क्या करना पड़ेगा? तीनों। थर्ड पढ़ो ना। Even after getting the ownership of land, the poorest of agricultural laborers did not benefit from land reforms. सर ओनरशिप ऑफ लैंड तो बदला, लेकिन सर जो बहुत ज्यादा गरीब था, जो बहुत ज्यादा, अब तुम सोचो जो बहुत ज्यादा गरीब है बेचारा, उसके पास तो इतना भी पैसा नहीं होगा कि वो खेती ठीक से कर सके।
तो बेनिफिट मिला, मगर जो बहुत ज्यादा गरीब था ना उसको उतना बेनिफिट नहीं। तो 3 पॉइंट समझा। नवनीत एक बार तीनों पॉइंट को हिंदी में समझा दो मेरे को, मैं मान जाऊंगा कि तुम अजमन से पढ़ा है। पहला पॉइंट, कि एक बता दे। पहला दूसरा तीसरा, चलो। जमींदारी टिलर नहीं, टीलर्स टिलर क्या होता नहीं है? बता। बोलो नहीं बोलो क्विट। क्विट तुम कर पाएगा, बोलो, नहीं तो फिर तुम मन से नहीं पढ़ा, जल्दी बोलो प्लीज, मेरे को लगे मेरा बेकार हो गया। प्लीज चलो कम। एक ही जमींदार बोला कि कैसे हम यही बोले थे कि कैसे कहा पैसा दे दे, यही ना। हम एक बताया, अब ये मन बताया। वो तो बता देगा, और दूसरे मजा आता है। सर पहला था, हम एक बताए तो भैया फोन यहाँ पे पड़ा है, कहाँ अभी चला रहा था, अभी पता मैं कैमरा में अभी देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ मैं, कैमरा में चेक कर हाँ चेक कर। अभी देख रहा हूँ मैं, ना झूठा है, अभी देखता हूँ पे मैं। झूठ बोल। अरे भैया ये आंसर बता रहे हैं ना, उसने ना। तुम क्यों देखो, अभी तो अगर सच में अगर किया होगा ना बहुत खराब है। अभी 856 का देगा। अरे हम आंसर बता रहे फाइन हैं। लगेगा। तुम देखा था कि सच ही बता दो। हम एक सेकंड में देगा। एक सेकंड में देख लो तो सच, अरे सर भैया देखना पड़ा, कॉल आ जाएगा। वो एक्चुअली नहीं है, माफ किया। इसलिए उसको सुनो, पहला लूप होल्स का मजा लिया, दूसरा जमींदार से व्यक्त करके सेल्फ कल्टीवेटर। और थर्ड पॉइंट लास्ट ये word नहीं- बोलो ये क्या? थर्ड। उन लोग को मतलब भैया जो पूरे एग्रीकल्चर वाले थे उन लोगों को फायदा नहीं हुआ। फोन चला के चलो आज तुमको 9:15 तक छोड़ देंगे, बहुत सही। चलो अरे आओ नेक्स्ट आ जाओ, लैंड सीलिंग। क्या आ जाओ सर? नहीं होगा आज खत्म। सर ये चैप्टर इतना बड़ा है ही नहीं। हाँ वही तो अब है तो सही, आप देखो बुक में। देखो भैया आप इंस्टाग्राम अरे बाप रे बाप, ये डबल भेज दिए क्या? अरे नहीं 17 पढ़ने का वो है। और क्या, एक बार अपना बुक दिखाओ तो अनुष्का। तो लैंड सीलिंग है तो ये पॉज करो, सेकंड प्लान तक है। तब फिर सब तो है। मेरे को अरे रजत तो रहेगा। ये सब मेरा भी सेकंड तुम रजत तो देख रही है भैया, देख लीजिए देख मैं लीजिए। आपको कल भी बोली ना अरे टीचर का स्क्रीनशॉट दे। तुमको कैसे पता कि इसमें डाल रजत दीजिए, अरोड़ा का ये not बात to be है? ये भी shared। देखती हूँ। नहीं, अरे पागल है। हाँ। चैप्टर का नाम क्या है उसके बेसिस पे मैं बोलूं। क्या चीज? चैप्टर का नाम इंडियन इकोनॉमी चल रहा अभी तो अपना, बट 1950 से 1990 में घुस जाओ। क्योंकि ये सब मेरा बुक में था। थर्ड चैप्टर में जमींदार बच्चा रजत बीएसटी का लिखना पड़ेगा। ठीक है, आओ कोई बात नहीं, चलो जो है पढ़ा देता है, उसके उधर से मार्क कर लेना उसका जो कवर होगा। पीडीएफ देखने के लिए एनसीईआरटी का। सब गलत। और भैया बोल रहे हैं। हम लड़की लोग को सपोर्ट कर रहे हैं ना, एंड यू बीइंग अ गर्ल यू शुड सपोर्ट देम। से गंदा रोस्ट भैया तेरा सच्ची बता रहा है। लैंड सीलिंग क्या? लैंड सीलिंग रेफर्स टू, लैंड सीलिंग क्या हो गया सर? एक पर्टिकुलर लिमिट लगा दिया गया लैंड पे कि एक व्यक्ति इससे ज्यादा लैंड ओन, उसको बोलते हैं लैंड सीलिंग, मतलब मैक्सिमम लिमिट है। क्या है सर? मैक्सिमम। क्या बोल रहा है? गलत तो नहीं है, सब ठीक है। मैंने बोला ना पर्पस क्या है कि कुछ लैंड अगर कोई लोग देना चाहे तो देख, वो नहीं ले पाएगा तो अब उनको लोन भी नहीं मिलेगा। आओ, तो लैंड सीलिंग से मेन क्या हो रहा है? इक्विटी प्रमोट होगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होगा? इक्विटी प्रमोट होगा। जिसके पास पहले लैंड नहीं था वो अगर चाहे तो लैंड खरीद सकते, ऑप्शन तो मिला। बट सर प्रॉब्लम क्या पता है? ये जो लैंड सीलिंग है ना, इससे सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? अमीर, जो जमींदार से। तो जो यार बड़ा बड़ा बिग लैंडलॉर्ड है ना, वो लोग बोला भैया होने नहीं देंगे। वो लोग इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत लेट करवा दिया। क्या करा दिया वो लोग? क्या क्या पता है? तुम खुद सोचो, तेरे पास कोई लैंड है, तुम बोलेगा ए रुक जा, अपने मामा के नाम पे करवा देते हैं वो लैंड। सब कोई वही करने लगा। वो लोग इंप्लीमेंटेशन में लेट करवाया ताकि लैंड जो अपने क्लोज रिलेटिव्स को ट्रांसफर, उनके नाम पे नहीं रह सकता, किसी और के नाम पे तो रह सकता है। तो लोग क्या किया, क्लोज रिलेटिव्स के नाम पे लैंड ट्रांसफर करा दिया। लैंड उसी का है, जस्ट नाम किसी और का है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, राइट? तो इसका मतलब सर ये एक सेकंड मेजर तो था, मगर इसका भी ड्रॉबैक हो गया कि इसका इंप्लीमेंटेशन लेट से हुआ, जिसके कारण लैंड जो किसी और के नाम पे ट्रांसफर होते चले गए, वो भी उनके क्लोज रिलेटिव्स के। ठीक है,
कंक्लूजन तो करने का जरूरत नहीं, अब आ जाओ सर, ये तो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है सर, क्या होता है पता है क्या तुम लोग को? ग्रीन रेवोल्यूशन, अरे भैया बहुत बार पढ़ा होगा, मैं तो बता दूंगा, डोंट वरी, बट क्या हुआ था बताओ जल्दी से। नहीं पता, चलो बता दे, तो क्या बोले तुम मुंह देख के समझ में आ रहा है। HIV नहीं, HIV से HY नहीं बोली हूँ मैं। सुनो, बोलो को छोड़। HIV से आप बोलो। आप बोलना चाहिए। तुम लोग बोल रहे हैं। अरे भैया लोग ये बोल रहे हैं। भैया आओ बोले थे। बोलो बाद। आई वाज जस्ट किडिंग विद अनुष्का, बहुत कम हंसते हो, मैं आपको हंसते हुए देखना चाहता हूँ। भैया ये मामला नहीं था। चलो आज आज लग रहे, अरे भैया ये मामला नहीं था। चलो तू क्या है? उसमें भी तेरे से सुंदर लगी हुई। सोच। चलो HIV सीड्स, पहले यार इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स इतना ज्यादा यूज नहीं होता था, बट अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोग क्या किया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किया, जिसके कारण प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहला बात किस चीज का प्रोडक्शन सर? बेसिकली वीट का। किसका? अब वो भी हर जगह नहीं, पंजाब जैसे स्टेट्स में, ठीक है, पंजाब हरियाणा ये सब जगह में वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अब एक चीज बताओ, इससे फायदा तो मिला ना? फायदा क्या मिला सर? वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा, तो वीट का जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन था वो कहीं और देने में काम आया। बट थिंग इज, इसका जो बेनिफिट मिला वो ऑल ओवर इंडिया नहीं ना मिल पाया, इसका बेनिफिट खाली कुछ एक स्टेट्स में मिला। जैसे अपना जो गरीब किसान है वो इन सीड्स को यूज कर पाता। तो एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी, पहले ब्रीफ समरी दे रहा हूँ, एडवांटेज भी और जो पुअर फार्मर उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बट इसका और बेनिफिट दूसरा प्रॉब्लम क्या, बेनिफिट स्कैटर नहीं हो पाया हर जगह पे, राइट? तो देखो क्या हुआ, सेकंड प्लान 1956 तक था। क्या सेकंड प्लान 1956 तक था। कौन सा समझा नहीं क्या बोला? सेकंड प्लान, पहला प्लान 1951 से चालू। हाँ हाँ तो ये थर्ड प्लान वही 19, हाँ थर्ड 1960 हो गया, 1956 से स्टार्ट होके 61 तक तो आ ही रहा है ना वो, तो 60s आ गया ना बीच में, थर्ड प्लान। थर्ड प्लान के बाद, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ द कंट्री, जब भारत आजाद हुआ, देश का आधा से भी ज्यादा लोग 75% लोग किस पर डिपेंड था? बट एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम क्या था? बारिश हो नहीं रहा था, यस और नो? और टेक्नोलॉजी क्या था? तो भैया अब इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज किया जाए, और ये टेक्नोलॉजी का नाम क्या है सर? मैंने क्या बोला सर, ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज किया कि अपने HYV सीड, जिसमें पहला नाम वीट का ही आएगा। ये देखो किसका प्रोडक्शन बढ़ा, और उसके बाद हल्का प्रोडक्शन किसका बढ़ा, बट सबसे ज्यादा हद से ज्यादा प्रोडक्शन किसका बढ़ा सर? वीट का। अपने इकोनॉमिक्स में तो बहुत सारे रिवॉल्यूशन तुम लोग पढ़ेगा आगे जाके मेरे से, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन है, दूसरा गोल्डन रिवॉल्यूशन भी है, वो सब पढ़ेंगे अपने, ठीक है, एग्जाम में आता है ये सब चीज, ठीक है। अच्छा अब इसका सर क्या हुआ सर, देखो पहला बात ये देखो, सबसे बड़ा रीजन क्या था, बस ये पार्ट लास्ट इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ज्यादा आज नहीं कर पाएंगे ना, तुम लोग बोर हो जाएगा फिर। कहां तक पढ़ेंगे पता है? अपने 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 यहाँ तक पढ़ लेके ये पेज लास्ट, पीछे ठीक है, पीछे पीछे और नीचे ऐसे हाँ, कहां तक बोलो तुम? बस वो ये वाला, फाइनेंशियल ये वाला, हाँ। ठीक है चलो आ जाओ, ज्यादा कहाँ है, आ जाओ, अगले दिन थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा ना, समझो। बुरी बात है। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ऑकर्ड प्राइमरली ड्यू टू द मिराकल ऑफ ऑब्वियस आबादी, एक चमत्कार से कम नहीं था कि भैया इतना ज्यादा प्रोडक्शन इन सीड्स के कारण हो पाए, यस और नो? दीज सीड्स कैन बी यूज्ड इन दोज प्लेसेस वेयर देयर, जहां पे भैया पहला बात, ये सीड्स को तुम तभी यूज कर पाएगा जब तेरे पास इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छा है, पानी का सप्लाई कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो सीड्स यूज, पहला चीज। दूसरा सर, ऑर्डिनरी सीड्स से भी ज्यादा दीज सीड्स नीड हेवी डोज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अगर आप इन सीड्स को यूज कर रहे हो ना, ऊपर सबको केमिकल फर्टिलाइजर और डालने पड़ेंगे, वो भी कितना गुना ज्यादा, 4 से। तो ये सब देखो, मैं कहां बोलूं, गरीब किसान अफोर्ड कर पाएगा? पानी का फैसिलिटी होगा नहीं, फर्टिलाइजर्स और खरीदना पड़ेगा उसको, तो गरीब किसान के लिए पॉसिबल। तो इसीलिए सर, सो टू डिराइव बेनिफिट फ्रॉम HYV सीड्स, इंडियन फार्मर्स नीड टू हैव दो चीज, पहला इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए ना, पानी का कंटिन्यूअस सप्लाई, और दूसरा रिसोर्स बहुत अच्छा चाहिए, पैसा चाहिए, तब ना तुम फर्टिलाइजर्स में पैसा, तो ये दो चीज चाहिए ताकि HYV सीड को यूज किया जा सकता। अब तो छोड़ दो, अब तो नहीं है, HYV सीड को यूज करने के लिए ये दो चीज का रिक्वायरमेंट था, पहला पानी और दूसरा पैसा, पानी और पैसा, पानी वाला इरिगेशन फैसिलिटी और दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेज। सर बेनिफिट एक साथ नहीं मिला, 2 फेज में मिला। पहला बेनिफिट कब मिला सर, किस किस जगह मिला? देखो मैंने पहला नाम क्या बताया था, तो पहला नाम तो वही आएगा, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा एक्सपोर्ट होने लगा ना, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, उसके बाद धीरे धीरे और ज्यादा रीजन पे एक्सपोर्ट हुआ, तो 70s 80s में सर और भी बहुत जगह पे नंबर ऑफ स्टेट्स में फैलता चला गया। कुछ बेनिफिट डेफिनेटली अपने बंगाल को भी मिला, नो डाउट बंगाल को मिला, ठीक है। अच्छा अब लास्ट पार्ट जो मैंने बोला ये वाला, सर
इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स, मतलब इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स का बात करो मतलब मैं मेरिट्स का बात कर रहा हूँ। किसका बात कर रहा हूँ? लिखा हुआ देखो मेरिट्स। तो पहला मेरिट्स क्या है सर? पहले गरीब किसान अपने लिए बना पाता था, शायद उसके पास सरप्लस नहीं बचता था। अब तो इतना बम बम वीट बन रहा है कि अपने लिए भी तो हो जाएगा, प्लस साथ साथ एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। तो सर मार्केटेबल सरप्लस हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक लार्ज पोर्शन ऑफ व्हीट और राइस, नहीं अभी का तो बात हो ही रहा है, अभी तो टेक्नोलॉजी अच्छा हो गया तो इसलिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले एक्सपोर्ट करना संभव ही नहीं था। तो पहले क्या था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज्यादा लोग करता था कि अपना पेट चला ले। बट इसके आने से ना वो हटके वो तो हो ही रहा है, प्लस साथ साथ सरप्लस भी बच जा रहा था। वो उसी समय हुआ जब ये सीड्स का सरप्लस जो बच रहा था वो तो रिच फार्मर्स के पास ही बच रहा था। और अब क्या हुआ, रिच से भी नीचे जो क्लास है वो लोग भी बचाने लगा सरप्लस, क्योंकि वो लोग यूज कर रहा था। नेक्स्ट, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। अब तेरे पास व्हीट का इतना प्रोडक्शन है कि तुम उसको स्टॉक में भी रख सकता है, जब लगे कोई इमरजेंसी को कंटिजेंसी है तभी उसको निकाल। तो तभी संभव है जब एचवाईवी सीड्स था। पहले स्टॉक छोड़ो, पहले तो आदमी अपना भी पेट चला ले, बहुत बड़ा बात है। अब ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, बेनिफिट टू, सुनो ना एक चीज बताओ, कोई चीज का सप्लाई अगर बढ़ेगा, व्हीट का सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस क्या हो जाएगा? कम। सप्लाई बढ़ेगा तो दुकानदार के तो अनाप शनाप है, प्राइस क्या हो जाएगा? कम। तुम याद करो बीच में टमाटर का सप्लाई बहुत कम हो गया तो प्राइस क्या हो गया था? माइक्रो इकोनॉमिक। सप्लाई ज्यादा तो प्राइस क्या हो गया? कम। तो इससे फायदा किसको मिला सर? जो उतना पहले नहीं कमा रहा था वो अब ले पा रहा है, वो खरीद पा रहा है, क्योंकि प्राइस क्या हो गया? कम। तो ये सारे बेनिफिट्स मिले किससे सर? एचवाईवी सीड्स, या फिर और बेटर ग्रीन रिवॉल्यूशन से। क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया कैसे? विद द यूज ऑफ एचवाईवी सीड्स। समझा मेरा बात? तो वी हैव कवर्ड टिल पेज नंबर 10, द रेस्ट ऑफ द पेज विल कवर नेक्स्ट डे, जस्ट दैट इज विच। थैंक यू सो मच, ठीक है।